हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नागेंद्र भट्ट और आप लोगों का स्वागत करता हूं गुरु टॉक के एक नए एपिसोड में। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हर एपिसोड में एक नए शहर के नए गुरु के साथ आपको मिलवाऊंगा, उसी सीरीज में आज आपके सामने मैं लेके आया हूं दिल्ली के एक टॉप गुरु को, जिनका नाम है अतुल गौरव सर। अतुल गौरव सर जेएनयू के एल्यूमिनस हैं और उन्होंने वहां से एमएससी की पढ़ाई की है। अतुल गौरव सर एक्स डायरेक्टर हैं एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर फिजिक्स बाय फिजिक्स के। अतुल गौरव सर फाउंडर भी हैं प्रेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के। आइए मिलते हैं अतुल गौरव सर से और उनसे जानते हैं कैसे डिफिकल्ट एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई किया जाता है। गौरव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके आने से मज़ा आ गया। पहले मुझे सर जेएनयू के बारे में बताइए कि जेएनयू से पढ़े हुए लोग बहुत ही कम होते हैं और वहाँ की पढ़ाई मैंने सुना है बहुत डिफिकल्ट होती है। उस सब के बारे में ज़रा कुछ बताइए। मेरी बेसिक पढ़ाई तो जमशेदपुर से हुई थी। तो वहाँ से मैं कंपटीशन के बाद जेएनयू गया और मेरे भी दिमाग में था कि मैं बहुत बड़ी जगह जा रहा हूँ और वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम फेस होगा, क्योंकि आप छोटी जगह से जब दिल्ली आते हो और दिल्ली में भी जब आप जेएनयू जाते हो तो वो एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है। बट जेएनयू के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जेएनयू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हर तबके के लोगों को, हर एक मेंटेलिटी के लोगों को एब्जॉर्ब किया जाता है और वहाँ पर मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई और डे वन से हम सीखना शुरू किए। वहाँ आप अपने फैकल्टी से सीखते हो, वहाँ आप अपने फ्रेंड से सीखते हो, वहाँ आप अपने स्टाफ से सीखते हो। सो इट्स अ ऑसम प्लेस टू बी पार्ट ऑफ जेएनयू। मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने बोला जेएनयू ऐसा लगता ही नहीं कि दिल्ली में है, ऐसा लगता है कोई हिल स्टेशन है। ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? ऑब्वियसली एम्बियंस बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सारी चीज़ें हैं। बट जेएनयू की जो बेसिक की सोल है वो है आपस में नॉलेज का इंटरचेंज। सो आप मैं कह सकता हूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे जो कि हिंदी में वहाँ से पीएचडी कर रहे थे। जब मैं उनके क्लास में, जब उनके रूम में गया तो वहाँ पर मैंने फिजिक्स की बुक पाई। अच्छा। सो दिस इज कॉल्ड जेएनयू। वाओ। और जैसे मैं खुद फिजिक्स का था स्टूडेंट, बट मेरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तो वहाँ पर नॉलेज का इंटरचेंज बहुत ही आराम से होता है। फैकल्टीज आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालते हैं कि आपको ग्रेड अच्छी लानी पड़ेगी या फिर ये करना पड़ेगा। वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप सीखिए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट जेएनयू। हमारे समय में ये था और आई होप कि आगे भी ये चीज़ कल्चर मेंटेन हो। वाह सर, एक तो जेएनयू इतना मुश्किल वहाँ पे एडमिशन लेना होता है, फिर आपने जो अपनी एमएससी करी वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में करी। वो टॉपिक जो है कि बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं, ये तो है ही। लेकिन आप इसके साथ साथ अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि आपकी जर्नी क्या थी जमशेदपुर से फिर दिल्ली आना, और आप 20 सालों से कोचिंग करा रहे हो इन सब चीज़ों में। एक छोटी सी अपनी जर्नी का ब्रीफ दीजिए प्लीज। जब मैं जेएनयू गया तो जेएनयू में मैं आपको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। जेएनयू में मैंने एमएससी फिजिक्स किया। ओके। और एमएससी फिजिक्स जेएनयू में मेनली थ्योरेटिकल साइंस की बहुत ही अच्छी है। ओके। और वहाँ पर वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स था। और मैं अपने आप को रियली ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैंने वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट टीचर डॉक्टर अखिलेश पांडे से क्वांटम मैकेनिक्स की सीखा उनसे और क्लासिकल मैकेनिक्स भी वहाँ पढ़ा। और अदरवाइज हमने वहाँ पर सारी टॉपिक फिजिक्स के वहाँ पर किए। ओके। और तो ये जर्नी कैसी थी, मतलब ये इन सब को पढ़ाई करने के लिए प्रैग्मेटिक चीज़ें जो करनी होती हैं वो सब फैसिलिटी आपको मिल गई थी? ये एक्चुअली देखिए, आप जब जमशेदपुर जैसे छोटे शहर से होते हो, मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। हाँ हाँ। तो आपके पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ। सो आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको इनकरेज करते हैं डिफरेंट वे में कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। सो मैं वहाँ पर बहुत लकी था कि मेरे पेरेंट्स जो कि इंजीनियर हैं, अब उन्होंने वो रिटायर हो गए हैं, और उनके कलीग के संजीव रंजन सिंह वो मुझे फिजिक्स में गाइड करते थे। तो उन्होंने मुझे फिजिक्स के लिए मोटिवेट किया कि तुम आगे जाओ। सो मोटिवेशन तो इम्पोर्टेंट होता है। और फिर हमने जेएनयू का एग्जाम दिया। और जब जेएनयू का एग्जाम दिया तो इसी माइंडसेट में दिया कि कुछ होना तो है नहीं, चलो एग्जाम दे देते हैं। बट लकली पीछे की एजुकेशन अच्छी रही थी, इसके कारण एग्जाम क्वालिफाई हो गया और फिर फाइनली जेएनयू गया। वाह सर। सर एक बड़ा फनी सा सवाल है, आप सब शायद हंस भी सकते हैं इस बात पे कि मैकेनिक्स हमने ग्रेजुएशन तक पढ़ा था, तो मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट था। आपने एमएससी की पढ़ाई करी क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये अब और क्या है सर उसका वास्ट, वो ज़रा बताइए। सो एक्चुअली हम लोग जब शुरुआती पढ़ाई करते हैं तो मैकेनिक्स की पढ़ाई करते हैं और न्यूटन्स लॉ से चीज़ें डील हो जाती है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि हमारे सन अर्थ सिस्टम है, जो बड़ी सिस्टम है, फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो वो न्यूटन्स लॉ से डिस्कस हो जाते हैं।
लेकिन जब हम बहुत ही छोटे लेवल पर आते हैं और इलेक्ट्रॉन के लेवल पे आते हैं तो न्यूटन्स लॉ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता उनकी बिहेवियर को। तो उसके लिए नई कॉन्सेप्ट आई और वो न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है। तो और क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल ही इंटायरली नई चीज़ है, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से आप इसे जानते हैं बेसिकली। और सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर मैं एक टेनिस बॉल को फेंकूं तो आप बता देंगे कि इस टाइम पे यहाँ है और अगले टाइम पे यहाँ हो। लेकिन मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को फेंकूं तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि इस टाइम पे यहाँ है तो अगले टाइम पे कहाँ होगा। सो वहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है कैलकुलेशन का क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एप्लीकेबल है न्यू साइंसेस के लिए। वाह, आपने इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि मन कर रहा है कि मैकेनिक्स पढ़ा जाए। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आप 20 सालों से दिल्ली में हैं और कोचिंग दे रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट था फिजिक्स बाय फिजिक्स, जिसके आप फाउंडर भी थे, तो वो इतना बड़ा बना, उसके बारे में कुछ बताइए। और फिर अभी क्या आप नया प्रोजेक्ट लेके कर रहे हैं? तो फिजिक्स बाय फिजिक्स मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने शुरुआत किया था 2008 में। उसमें से कुछ फ्रेंड छोड़ करके चले गए और बाकी कुछ फ्रेंड साथ में काम किए। हम लोगों ने करीब 10 से 15 साल बहुत अच्छा काम किया। बट आपको अगर पूरी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन की देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड इज पेंडेमिक। हाँ। सो पेंडेमिक के समय मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो काम करना चाहता था वो मैं शायद नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम पॉलिसी इशू। Then I left that organization, and some people just such as Alok sir and other people joined me in my new venture as Pravega Education. प्रवेगा एजुकेशन में मैंने देखा है आपका एक एक टीचर इतना क्वालिफाइड है कि इंडिया से तो क्या वो बाहर के बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट है क्या? हाँ, बेसिकली हम लोग जो भी फैकल्टीज लेते हैं उनसे पर्सनली बात करके और उनकी मेनली मोटिवेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट को ध्यान में रख कर लेते हैं। ऐसा ही नहीं कि बस आप आ गए और आप ज्वाइन कर लिए। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ये इंटरनल पॉलिसी की बात है। सो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे इसमें यहाँ पर। बट ये है कि एक बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो एजेंडा है कि किसी भी सूरत में स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो इस मोटिवेशन पर स्टाफ से लेकर टीचर से लेकर हर एक लोगों की सिलेक्शन की जाती है प्रवेगा एजुकेशन। सर, एक सवाल ना मेरे मन में आ रहा है कि मैं जैसे बहुत सारे गुरुओं से मिल रहा हूँ और अधिकतर अलग अलग शहरों के हैं, और कोचिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सालों से चली रही है हिंदुस्तान में। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली में आप कोचिंग का पर्सपेक्टिव चेंज होते हुए देख रहे हो क्या? जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात करते हो तो एक मुखर्जी नगर एक इलाका है, एक जिया सराय एक इलाका है, और आप खुद 20 सालों से कोचिंग सेगमेंट में हो, तो ये क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को खींच के ले आती है ये जगह? ऐसा क्या होता है यहाँ पर? एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि कोचिंग के लिए कॉम्पिटिटिव माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप जिस भी जगह पर अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन करें वहाँ आपके जैसे लोग होने चाहिए। इसी कारण कुछ ना कुछ हब निकल कर आ जाते हैं, जैसे जिया सराय है, और आप बात कर सकते हैं मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर आईएएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो ये सारी जगह हैं और वहाँ पर फिर सारे टीचर्स भी अपनी कोचिंग इसलिए डालना चाहते हैं कि स्टूडेंट इजीली उन्हें अप्रोच कर सकें, इधर उधर ना जा सकें। तो उस हिसाब से हम लोग इस प्लेस को देख सकते हैं। तो सर अभी अब मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ कि कोचिंग तो आपने बताया कि ये एरिया है, लेकिन एक स्टूडेंट अगर है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और हिंदुस्तान में तो कोई भी तैयारी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सीट्स कम हैं और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वो चीज़ है जो चूज़ करनी चाहिए एक एस्पायरेंट को किसी कोचिंग सेंटर को ऑप्ट करने से पहले? देखिए, मैं ये हमेशा कहूँगा कि हर एक कोचिंग अच्छी होती है और हर एक स्टूडेंट भी अच्छा होता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक कोचिंग नहीं बनी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है कि फिर उसके लिए आपको माइंड स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और आजकल जैसा कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो आप जिस भी कोचिंग में जाना चाहते हैं और बाकी कोचिंग से उसकी कंपैरेटिव स्टडी जरूर कीजिए, उनके फैकल्टीज से जरूर मिलिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट आप देख करके आप चले गए, क्योंकि कोचिंग में ऐसा भी होता है कि आज फैकल्टी है कल नहीं है। सो आप उनसे मिलिए, क्या मिल पा रहे हैं नहीं, और फिर ये आप जरूर देखिए कि वहाँ वो फैकल्टी परमानेंट फैकल्टी हैं या जस्ट एज अ
एक दो घंटे के लिए आकर के काम कर रहे हैं, हाँ गेस्ट फैकल्टी जैसा। क्योंकि लाइफ तो आपकी है और पूरी लाइफ में बनेगा या बिगड़ेगा लाइफ आपका। हाँ सो इसके लिए आपको जस्ट कोचिंग के पहले सोचिंग वाली स्थिति जरूर लेकर के आनी चाहिए, नाइस। अदरवाइज आप जस्ट अपने पेरेंट्स का मनी वेस्ट करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई कोचिंग खराब नहीं है, आपको कोचिंग को बहुत इंटेलिजेंटली चूज करना चाहिए विद डिफरेंट पैरामीटर्स को देखकर। वाह सर। सो इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल है, जैसे आप जिसकी आप तैयारी कराते हो आईआईटी जैम की या सीएसआईआर की या फिर एमटेक कह सकते हो, तो उसकी कोचिंग बाकी कोचिंग से कैसे डिफरेंट है और कितना तैयारी लगती है उसमें? देखिए, जो आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट है, फिर गेट है, इसमें वही लोग आते हैं इन जनरल जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स होती है। तो अपने आप में एक सिंसियरिटी लेवल तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और चूंकि आपको सारे सिंसियर लोगों से ही लड़ना है, तो फिर एग्जामिनेशन काफी टफ हो जाता है, सीट्स भी काफी कम होती है। ओके। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट इशू है कि इंडिया में अगर आप जनरल एजुकेशन सिस्टम की देखें, तो एक तरफ आईआईटी का एजुकेशन सिस्टम है, आईआईसी बेंगलोर का एजुकेशन सिस्टम है, टीआईएफआर का एजुकेशन सिस्टम है, और एक तरफ हमारी जनरल यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम खराब है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए नहीं है। लेकिन आईआईटी के सिस्टम, आईआईसी बेंगलोर के सिस्टम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए इजी है। जैसे मैं जेएनयू में था तो मेरे लिए एग्जाम क्रैक करना आसान था, हाँ। लेकिन जब मैं रांची यूनिवर्सिटी में था तो मेरे लिए वो टफ था, हाँ, क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं मिल रहा था। इकोसिस्टम नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स को ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि आपकी कंपटीशन किससे है। सो एक्चुअल जो कंपटीशन इस एग्जाम की है वो अच्छे कॉलेज में और अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ है। तो ये हमेशा टफनेस रखना चाहिए कि अगर आप इस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपकी लड़ाई आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों से होगी, आपकी लड़ाई आईआईसी में पढ़ने वाले बच्चों से होगी, और फिर आपको उन्हें बीट करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ केक वॉक काइंड ऑफ थिंग, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एग्जाम्स इतने टफ हैं, तो इन एग्जाम्स की जो जॉब्स ऑप्शंस आती हैं वो कितनी लुक्रेटिव हैं और किस सैलरी पैकेज तक मिलता है? तो किसी को अगर ऑप्ट करना है तो क्या उसके एडवांटेजेस हैं, इंसेंटिव्स क्या हैं उसके पीछे? आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप ऑब्वियसली अगर सीएसआईआर देते हैं तो आप आगे पीएचडी करोगे या एमटेक करोगे। ओके। जैम दोगे तो मास्टर्स करोगे, और फिर आपको एमटेक और पीएचडी करना होगा, तो ही आप जॉब के लिए जाओगे। सो आपको जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ 3 to 4 ईयर है। सो अगर आप अभी के गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हमें सेमीकंडक्टर के लिए हब चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि भाई अभी आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है सारा है वो सेमीकंडक्टर के हॉट लिए टॉपिक है, चाहिए। बहुत हॉट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। आपको एनर्जी कंजर्वेशन के लिए चाहिए ही चाहिए चीज। तो आप ये सारी चीजें हैं, तो गवर्नमेंट इस पर एक्सपेंड कर ही रहा है। तो अभी जब उसे एक्सपेंड कर रहा है तो उसके लिए वर्किंग फोर्स भी चाहिए होगा। तो वर्किंग फोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? वो इन्हीं बच्चों से मिलेगा। तो इन जनरल अभी जो जॉब है, मैं 2 पर्सपेक्टिव में से बताता हूँ। अभी जो जॉब है वो आप सिंपली पीएसयू में जा सकते हैं, बार्क है, डीआरडीओ है, और कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जहां आप डायरेक्टली एज ए साइंटिस्ट, एज ए एकेडमिक्स जा सकते हैं। इतने यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बाहर के यूनिवर्सिटीज कंट्री में आ रहे हैं। उनके लिए हमें बेसिकली रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ये तो एक लेवल हो गया। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन करेगा? जिसको कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग आएगी। सेमीकंडक्टर चिप्स कौन बात करेगा इसके ऊपर? वो करेगा जिसको कि सेमीकंडक्टर पर उसने काम कर रखा है। सुपर कंडक्टर, नैनो साइंस, ऑल दीज फील्ड्स आर गोइंग टू बी ओपन इन अ वेरी वास्ट वे। एंड मुझे जहां तक समझ है, हालांकि मैं उतना ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता, बट मुझे जहां तक समझ है कि आने वाले 10 से 15 साल में इंडिया में रिसर्च से किए हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन होने जा रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज ए गवर्नमेंट सेक्टर सारे को मिल करके चीजों को आगे बढ़ाना है। वाह। आपने बात की एग्जाम के टफनेस के बारे में, आपने बात की उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, लेकिन आप इतने सालों से कोचिंग कर रहे हो, तो वो क्या गलतियां हैं जो आपने ऑब्जर्व करी कि ये गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं जो नहीं करनी चाहिए इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए? अगर मैं आईआईटी जैम की बात करूं या सीएसआईआर की बात करूं या गेट के एग्जाम की बात करूं। देखिए, एक्चुअली आज का जो समय है वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात होती है।
आपके पास टाइम लिमिटेड है, क्योंकि इन जनरल आप कोचिंग अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की बात करते हो तो 6 महीने 1 साल में आपको क्रैक करना होता है। सो टाइम लिमिटेड है, और जब आपके पास वो टाइम लिमिटेड है तो आपके पास आप ये नहीं अलाउ कर सकते हो कि आप इधर भी भटको उधर भी भटको ये भी करो, ऐसा नहीं हो सकता है। सो आपको एक मेन पॉलिसी बनाकर डिसिप्लिन वे में स्टडी करके डे टू डे लाइफ में अपने आप को इनकरेज करना होगा। और स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं यहाँ के भी मटेरियल पढूं, वहाँ के भी मटेरियल पढूं, और उससे वो लास्ट में गिव अप कर देते हैं। हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। ये जो एरा है वो गुरु, गूगल और चैट जीपीटी का एरा है, तो उसमें किसको प्रेफरेंस दे? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो कोई ऐसी किताब है कि ये किताब पढ़ लो तो हो जाएगा, या फिर? हाँ, जैसे देखिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं तो वहाँ पर कई हर एक टॉपिक के अलग अलग बुक्स हैं के नाम दिए हुए हैं, वो है। बट लेकिन अगर आप कोचिंग सिस्टम में आते हैं तो आप जिस भी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स, उसके दिए हुए निर्देशों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी जा रहे हो उसके ऊपर बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो फिर फाइनली आप करोगे क्या? हाँ। एक बार आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, पहले तो ज्वाइन करने के पहले आप सोच लीजिए 1000 बार, लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको बिलीव करना पड़ेगा उस सिस्टम पर, और फिर उसे 100% एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। सर, ये सब तो हुई बात, लेकिन जैसे मैं देखता हूँ ना कि आजकल बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो अपने कोर्स बना के बेचते हैं, और आप जैसे टीचर जिनके पढ़ाए हुए 5000 से ज़्यादा बच्चे क्रैक कर चुके हैं एग्ज़ाम को, आपने अपने कोर्सेज का 1000 वीडियो निकाल के फ्री कर दिया वेबसाइट पे अपनी, तो इसको तो आप बेच भी सकते थे, बहुत पैसे मिलते हैं, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी कराने के लोग बहुत कम हैं। तो ये क्या कंसेप्ट है सर? कुछ फिलैंथ्रोपिक कुछ माइंडसेट था क्या? नहीं, देखिए एक्चुअली जब आप, अभी मैं 2 रोल में हूँ। हाँ। एक फर्स्ट रोल है मेरा एज ए टीचर, और दूसरा रोल है एज अ स्टार्टअप बिजनेसमैन। ओके। सो अगर आप किसी भी अच्छे लोगों को पढ़ें और देखें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप जिसे कुछ चीज बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, उसे आप एजुकेट भी करें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो YouTube पर वीडियो डालने के पीछे पर्पस ये है कि मैं ये चाहता हूं कि बच्चे मेरे पास जब आए तो ऑब्वियसली वो मुझे पूरी तरह से पहचाने, जाने, जहां तक एक बार पूरा सारे चीज देख लें, और फिर अपने एक लेवल को उठा लें, और फिर अगर उनको जरूरत होती है तो मेरे पास है। हाँ। क्योंकि ये मैं 100% श्योर हूं कि हर एक बच्चे को कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको हमारे YouTube चैनल से फायदा है तो ऑब्वियसली आप उसको यूज कर सकते हैं, और बच्चों ने किया भी है, सेलेक्ट भी हुए हैं। हाँ हाँ। बच्चों ने किया भी और सेलेक्ट भी हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। भाई अगर 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं अपने स्टूडेंट को कोचिंग से पहले, फिर से मैं कहता हूँ, कोचिंग से पहले सोचिंग वाली स्थिति में लाना चाहता हूँ कि आप पहले देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो सिलेबस भी पता नहीं होता है। हाँ। जब वो कोचिंग करने आते हैं तो हाँ। ये सबसे अजीब सी बात है। वो जस्ट उनकी एमएससी होती है, बीएससी होती है, एक सिंपल फादर को बोलता, फादर के पास एस्पिरेशंस होते हैं, वो बोलता है कि हमें कोचिंग करनी है तो जाओ भाई जाओ, और वो बड़े बैनर कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते हैं, और फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और फाइनली दे गो टू द अनदर एग्जाम। सो हमारा मेन पर्पस है, जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है, दे हैव टू एजुकेट फर्स्ट, अपने आप को एजुकेट कर ले, एंड देन वो यहाँ पर आए और फिर हमसे कोचिंग करे, ताकि वो उसकी सिलेक्शन 100% फिक्स हो। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, कंपटीशन आपकी उन लोगों से है जो वेल नोन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अपग्रेड में है। हाँ, वो अच्छे इकोसिस्टम में ऑलरेडी हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं जेएनयू में था तो सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए हमें रात रात भर जागना होता था, और फिर जब एग्जाम देने जाते थे तो वही क्वेश्चन होता था। तो ये चीज तो आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी तो उनको क्रैक कर सकते हो। अगर आप, सिंपल सी बात है, क्रिकेट हम देखते हैं, अभी इंडियन टीम अच्छा क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस लेवल को ऑस्ट्रेलियन के फिटनेस लेवल के इक्वल लेके, अदरवाइज आपको और हमें पता था कि हमारी फील्डिंग की क्या हालत है। सही बात तो है। आपको जिसको बीट करना है, आपको उस लेवल पर तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कहने को आप कुछ भी कर लीजिए, उससे कुछ नहीं। वाह सर, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अब सब इस सवाल पे आता हूँ कि जैसे कई सारे पेरेंट्स हैं, उनका भी ये कन्फ्यूजन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी कन्फ्यूजन है कि जैसे आपने अपना ऑनलाइन फ्री कर दिया, फिर भी ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है, क्या बेटर है, और आपको ऑफलाइन में क्या एडवांटेजेस दिखते हैं?
एक्चुअली हमने ऑनलाइन फ्री नहीं किया है, हमारा ऑनलाइन लाइव का क्लास चलता है, रिकॉर्डेड का भी क्लास चलता है। हमने अपने लेक्चर्स के वीडियोस, अपने सारे स्टडी मटेरियल्स अपने वेबसाइट पर फ्री किए, ताकि बच्चे उसे देखकर अपना माइंडसेट तैयार कर सके कि हम सही जगह जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि देखिए, मैंने कहा था कि पेंडेमिक के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली, आइदर इन मीडिया, आइदर इन एजुकेशन, खास करके मीडिया और एजुकेशन में सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं। तो अब जैसे कि किस स्टूडेंट को कौन सा कोर्सेज लेना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप एक हब में गए, वहाँ एक रूम लिया, रूम लेकर के एक पर्टिकुलर कोचिंग लिया और वहाँ पर आप चले गए। अब जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि भाई मैं ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो परचेज करूं। अब ये तीनों अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हर एक स्टूडेंट सेम नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने जो ऑफलाइन में जो सबसे टफेस्ट चैलेंज देखा है वो ये देखा है कि बच्चों का हेल्थ। बच्चों की हेल्थ के कारण उनकी इनर्सिया काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो गिव अप कर जाते हैं। तो अगर आप अपना हेल्थ नहीं अच्छा रख सकते हो, अगर आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं हो, हेल्थ अच्छा नहीं रख सकते हो, तो आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस सही नहीं है। देन ऑब्वियसली यू हैव टू सिट ऑन योर होम एंड गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो सर हेल्थ आप बोल रहे हो तो वो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बोल रहे हो? फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फर्स्ट तो फिजिकल हेल्थ आता है। अब आपको अगर डेंगू हो गया तो 1 महीने की क्लास तो गई। अब टीचर आपके लिए वेट नहीं करेगा। तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि आपको डेंगू ना हो। सही बात है ना, क्योंकि आपने अपना पैसा वहां पर लगाया हुआ। ठीक है, दिस इज जस्ट इन्वेस्टमेंट कि आप जस्ट एक बार इन्वेस्ट करते हो, फिर आगे जाकर के उस आप जहां जाओगे फिर वहां स्कॉलरशिप मिलेगी, जॉब मिलेगी, फिर आपको चीजें मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो ऑफलाइन के लिए तो हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पैरामीटर रखूंगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं रखूंगा ऑफलाइन के लिए कि आप एटलीस्ट डेली क्लास में जाएं। क्यों? क्योंकि वहां आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। इन जनरल जब क्लास में आप जस्ट अटेंडेंस लेकर के फिर फोन पर बात कर सकते हैं, तो आप डिसिप्लिन हो कि नहीं और अपनी वैल्यू समझते हो कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जब आप छोटे जगह से दिल्ली आते हो, तो कहीं आप उस डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं फंसने वाले हो। तो उस सब के लिए आपको पहले माइंड स्टॉर्मिंग करनी चाहिए। और इसके बाद फिर मैं आऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस आज के समय में ऐसा लगता है कि जैसे कि वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, क्योंकि एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट का फेस नहीं देख पाता। व्हेन आई कैन नॉट सी द स्टूडेंट फेस, आई कैन नॉट से वो समझ रहा है कि नहीं। ऑफलाइन में तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा इसे नहीं समझ वो चलो बताओ इसको आप कैसे करो। बट ऑनलाइन के साथ प्रॉब्लम है। तो ऑनलाइन के लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आप ये सोचे कि मुझे रियली नहीं समझ में आ रहा है, एंड देन आई हैव टू स्क्रू माय टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, सेल्फ इंटरेस्टेड होना पड़ेगा कि आप ये करें। और ऑनलाइन क्लासेस सबसे अच्छा उन बच्चों के लिए है जिनकी क्लासेस अभी लगातार चल रही है, वो एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ताकि वो उसी के दौरान सेलेक्ट हो जाए। तो जितनी अर्ली वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनके लिए उतना बेटर होगा वो चीजें। एक चीज और, दूसरी चीज ऑनलाइन के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स का डिसिप्लिन होना। इन जनरल एज ए पेरेंट्स हम सोचते हैं कि चलो मैंने 20,000 रुपया दे दिया, हमारा काम खत्म। जब मैं देखता हूं कि जब हम कई बार बच्चों के डाउट होते हैं, कई बच्चे तो इसलिए डाउट नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स पीछे टीवी देख रहे होते हैं। भाई हमारी सिस्टम इतनी बड़ी नहीं है ना कि हर एक बच्चे के लिए अलग अलग कमरा है। बिल्कुल सही बात। उसी कमरे में 2 भाई बैठ के पढ़ रहे हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो फैमिली को बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि भाई अभी इसकी 5 से लेकर के 8 बजे तक क्लास है, तो थोड़ा सा इस कमरे में इसको छोड़ दें। उस कमरे में नहीं भी छोड़ें तो एटलीस्ट टीवी ना चलाएं, टेप रिकॉर्ड ना चलाएं, आपस में बात ना करें, खुद ही बैठ के बुक पढ़ लें। तो ये कल्चर जब तक फैमिली के अंदर नहीं डेवलप होगा तब तक ऑनलाइन क्लासेस हिट नहीं होगी। सही बात। इसी कारण आप देखिए कि इतनी ऑनलाइन क्लासेस है, उनकी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ, और डिस्ट्रैक्शन भी है क्योंकि डिसिप्लिन जो आप बोल रहे हो ना, ऑफलाइन से ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए ऑनलाइन में। आप सही बात कह रहे हो, क्योंकि उसमें जैसे आपने अगर जूम पे हो, वहाँ से यूट्यूब पे जाना बहुत आसान है, वहाँ पे किसी और सोशल मीडिया पे जाना बहुत आसान है। और जो आपने बोला कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चा जूम में म्यूट हटाता ही नहीं है क्योंकि पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है, वो एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो वो सही बात आपने बोली।
ये तो सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन आपका जो इतना लंबा 20 साल का कैरियर है जिसमें आपने कोचिंग करी, तो आप पढ़ा तो रही हो, और क्या नया प्रोजेक्ट कर रहे हो? कोई नया ऐप आ रहा है, कोई नया कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई किताब? देखिए अभी तो मेरा पूरा फोकस प्रवेगा एजुकेशन को फर्स्ट इंडिया लेवल पर, जैसे हम मेरा प्रीवियस वेंचर था उसे लेकर के टॉप पर ले जाएं। और हमने किया भी, लास्ट एग्जाम में ही रैंक 1 हमारे पास से आया, रैंक 16 आया जस्ट फर्स्ट ईयर में। वाओ। सो फर्स्ट ईयर में बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। तो रिजल्ट तो है ही, बट मैं एक्चुअली इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ना चाहता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी की आई है वो आपको ये कहती है कि स्टूडेंट को बिना प्रेशर बनाए हुए, दैट इज द मोटो ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्टूडेंट को बिना प्रेशर दिए हुए उनको सिखाकर कॉम्पिटिटिव बनाना। हाँ। सिर्फ सिखाकर छोड़ने की बात नहीं, क्योंकि इंडिया को बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस करना है वेस्टर्न वर्ल्ड से। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड आपको अभी प्रेज कर रहा है और वो पीछे प्लानिंग नहीं कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है। हमें ये करना है कि अपने यूथ को इस लायक बनाए कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल को विदाउट प्रेशर एक्सेल कर सके, उसको पार कर सके, उसके थ्रेशोल्ड को आगे निकाल सके। तो मैं और मेरे साथ आलोक शुक्ला है, हम लोग डेली, आप कहोगे तो साइकोलॉजी की बुक, इकोनॉमिक्स की बुक, इस पर हम ज्यादा समय लगा रहे हैं। हाँ। कि ताकि हम देखना चाहें कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। फिजिक्स तो हम कर ही रहे हैं, तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने यहाँ चाहते हैं जहां पर इन्वॉल्वमेंट इज द कीवर्ड। क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में या फिर इन जनरल अभी की टीचिंग में इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई है। और मैं अभी जैसे एक बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में था कि आप अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हो तो आप क्या नया कल्चर लेकर आना चाहते हो। हाँ। भाई इतने पहले से इतने लोग हैं, सारे लोग अच्छे हैं। हाँ। आपके आने से क्या चेंज होने वाला है? सो मैं लोगों को इंश्योर कर रहा हूँ कि यहाँ प्रवेगा एजुकेशन में हम इन्वॉल्वमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक टीचर की इन्वॉल्वमेंट और मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट लेवल पर हम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट लेवल पर हम फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखते हैं, दैट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट और होप हम लोग इसको कर पाए। तो एंड थिंग्स आर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जा रही है। सो होप ये सक्सेस होगा। वाह सर, मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई। जैसे आपने बोला आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारी टीम भी बड़ी पढ़ाई कर रही थी। जब हमने आप तक अप्रोच किया और आप तक गए, तो हमें इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल मिले कि आपके यहाँ से रैंक 1 निकल रहा है और आप जो बताते हो वही ऐसा लगता है कि वो एग्जाम वही सब आ रहा है। तो ये वो विजडम है जो आपने 20 सालों से कमाया है, उसकी वजह से। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी आपकी एसेट होती है। हाँ। उससे बड़ी, और उसी एक्सपीरियंस के को एसेट मानते हुए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। हाँ। कि जो वेल सेटअप चीजें थी उसको छोड़ करके फिर से ऑन स्क्रैच चीजों को शुरू किया। एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ ऐसे लोग हर एक दिन जुड़ रहे हैं। हाँ। हर एक दिन जुड़ रहे हैं, और वो मैं तो कहता हूँ दैट इज ऑल अबाउट गॉड ग्रेस, कि शायद हम लोगों को सब मिलकर एक बहुत अच्छा काम करना है, इसी कारण चीजें उस डायरेक्शन में मिल रही है। राइट सर, मैं आपको एक बड़ा अच्छा छोटा सरप्राइज देता हूँ कि हालांकि हमारे व्यूअर्स को तो मालूम ही है कि जब हम किसी गुरु को बुलाते हैं तो उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में टेस्टिमोनियल चेक करते हैं, तो फिर हम एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट है एक क्वालिफाइड गुरु का। तो ये आपका सर्टिफिकेट है आकलन की तरफ से, यू आर अ क्वालिफाइड गुरु। अगर आप भी IIT जैम या CSIR नेट या गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास ये डेस्टिनेशन है आपको उन डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करने का। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग दिस शो। तो ये हैं अतुल गौरव सर, जिन्होंने इतने डिफिकल्ट एग्जाम IIT जैम और CSI को क्रैक करने के लिए बड़े सिंपल तरीके बताए। क्या वो रिसोर्सेज हैं, क्या वो कोचिंग सेंटर्स हैं, और क्या हमें नहीं करना इन डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए? ऐसी ही मजेदार बात करने के लिए जुड़े रहिए गुरु टॉक से। गुरु टॉक में मैं हर एपिसोड में आपके सामने लेके आऊंगा नए शहर के एक नए गुरु को। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप भी किसी स्पेसिफिक गुरु से मिलना चाहते हैं तो जरूर मुझे ईमेल करिए। हमारा ईमेल ID है contact@gurutalks.tv। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।